अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन रहेगा वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 2024 के इलेक्शन जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन दोबारा से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हम उन रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो या कैंपेन में ऐसी कौन सी बातें थी, और उनकी जो अपोनेंट थी कमला हैरिस वो क्यों इलेक्शन नहीं जीत पाई। तो उन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन क्यों जीत गए हैं, उनसे इससे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करना चाहता हूं अमेरिकन इलेक्शन 2024 के। तो सबसे पहले जो थीम है वो तो ये है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है अमेरिकन लोगों के लिए, बिकॉज ये जो इलेक्शन था ये बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी और बहुत जान वाली कैंपेन की। दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की इस इलेक्शन को जीतने के लिए, लेकिन स्विंग स्टेट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप को जिताने। तो ये स्विंग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो स्विंग स्टेट्स को बैटल फील्ड या बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है, पिविटल स्टेट्स भी कहा जाता है। और इनको स्विंग स्टेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये स्विंग करती रहती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, इनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जैसे हमारे पास ये डेमोग्राफिकली ये जगह बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अब डेमोग्राफिकली डाइवर्स का ये मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि ये जगह इकोनॉमिकली मिक्सड है। मिक्सड का मतलब यहाँ पे ये है कि ना तो ये 7 स्टेट्स जो हमारे पास है, ना ये एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना ये इंडस्ट्रियल है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो सर्विस बेस्ड है, मतलब वो जॉब करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। जो तीसरी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाती है कि हिस्टोरिकली ये जगह स्विंग्स ही हैं, मतलब ना ये डेमोक्रेट्स को भी वोट करती हैं और ये रिपब्लिकन्स को भी वोट करती हैं। और हमारे पास चौथी जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आ जाती है स्विंग स्टेट की, वो ये है कि यहाँ पे टर्नआउट बहुत ज़्यादा हाई होता है हमेशा से। मतलब अगर हम डेवलप जगहों पे देखें अमेरिका की, तो वहाँ पे टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज लोग ज़ाहिर सेटल हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो स्विंग इसलिए हैं बिकॉज सर्विस बेस्ड हैं। अगर ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट के ज़राए वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इसलिए इन जगह को स्विंग स्टेट कहा जाता है। इस बार के इलेक्शन 2024 में 7 ऐसी स्टेट्स थी जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है। और 7 स्टेट हमारे पास, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, कि 7 स्टेट्स में एरिजोना है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, नेवाडा है, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है और विस्कॉइन है। तो ये 7 हमारे पास स्विंग स्टेट्स हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप को जिता। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थीम जो हमारे पास है वो है लैक ऑफ ग्रेसफुल डिबेट्स। तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती थी तो वो बहुत ग्रेसफुल हुआ करती थी। और उसकी वजह ये थी कि वॉर एंड टेरर का इंसिडेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट जो था वो एक हेजीमोन के तौर पे पूरी दुनिया में सबको डिक्टेट करता है कि अब दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह चलेंगे, या हम इंटरवेंशन करेंगे, नेटो को किस तरह यूज़ करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता था। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत ज़्यादा ग्रेस हुआ करता था। लेकिन आजकल के टाइम पे हम 2016 से देख रहे हैं कि ग्रेसफुल डिबेट्स होना ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत ही बिलो द बेल्ट डिस्कशंस अब हुआ करती हैं, जिनमें सिविलिटी बिल्कुल नहीं रहती, डेकोरम बिल्कुल नहीं रहता। और इसकी अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ तो 2024 के इलेक्शन में हमने ये देखा कि अबॉर्शंस पे बहुत ज़्यादा बात होती रही है कि वुमेन्स को अबॉर्शन राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इस हक में नहीं थे कि अबॉर्शन राइट वुमेन को अब नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। लेकिन कमला हैरिस वो डिफेंड कर रही थी कि वुमेन को अबॉर्शन राइट मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही बिलो द बेल्ट डिस्कशन है किसी भी सोसाइटी में अगर होती है। और इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थीम हमारे पास जो आ जाती है वो है अमेरिकनिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म। तो अमेरिकनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो हम रेफर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो ये बात करते हैं कि बजाय इसके कि हम दुनिया वालों को डिक्टेट करें कि आपकी पॉलिसीज़ किस तरह होनी चाहिए, हमें एम्फेसाइज करना चाहिए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। बिकॉज चाइना एक सीरियस कंपेटिटर बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। तो वो जब तक अमेरिका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे एम्फेसाइज या फोकस नहीं करेगा तब तक वो
चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ डिबेट देखते हैं जो कमला हैरिस कर रही थी, वो ये कह रही थी कि ग्लोबलिज्म पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, हमें मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो है एम्फेसाइज फोकस करना चाहिए, एशिया में क्या हो रहा है इसको देखना चाहिए, एशिया पैसिफिक में क्या हो रहा है, इंडियन ओशियन में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हमारा ग्रेटर स्टांस होना चाहिए। तो ये अमेरिकनिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म की डिबेट बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में हमने देखी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट की थीम्स है जो मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। की थीम्स के बाद मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि नेशनल इश्यूज़ जो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इन लोगों ने किया, कमला हैरिस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कौन से इश्यूज़ थे जिनको उन्होंने अंडर डिस्कशन रखा। तो इसमें सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है। जाहिर है जब से कोविड-19 आया है तो अमेरिका में और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना किसी भी सोसाइटी में। उसके बाद एबॉर्शन राइट अंडर डिस्कशन रहा है और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग स्टांस थे एबॉर्शन राइट्स पे। उसके बाद इमिग्रेशंस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती रही हैं कि इमिग्रेशन या तो अमेरिका को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए या नहीं खोलने चाहिए और बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी भी, जाहिर है अमेरिका एक ग्लोबल हेजीमॉन रह चुका है, तो फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या क्या स्टांस था। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिन पे ये इलेक्शन पूरी तरह सर्कुलेट करता रहा, पूरी तरह ये इवॉल्व होता रहा इन चार। तो अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्यों कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। तो सबसे पहला फैक्टर मेरे ख्याल में ये है कि एक वो वुमेन थी और वो ब्लैक वुमेन थी या कलर्ड वुमेन थी। तो अमेरिका ने अभी तक किसी भी वुमेन को, किसी भी औरत को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तो वो कन्वेंशन अभी भी चल रही थी। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि जब वो कमला हैरिस जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थी इससे पहले, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर चुकी है। जो बाइडन ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शंस कैंपेन के दौरान वो ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं थी, रादर ये सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड चॉइस बनी। जब जो बाइडन ने कहा कि उनकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है, तो उसके बाद कमला हैरिस जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए कैंडिडेट बनी। उस हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें कमला हैरिस की, तो उसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसमें वेटेज नहीं थी। क्यों वेटेज नहीं थी? वेटेज इसलिए नहीं थी बिकॉज वो उनका ये कहना था कि अगर आप मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाते हैं तो मैं टैक्स लगाऊंगी वेल्दी लोगों पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ओपन बॉर्डर्स कर दूंगी, ये सारी चीज़ें जितने भी इमिग्रेंट्स आना चाहते हैं तो उनको आने दें। और वो इसलिए ये बात करी थी बिकॉज वो खुद भी एक इमिग्रेंट है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि वो वुमेन्स राइट जो हैं, वुमेन राइट जैसे अबॉर्शन राइट है, उनको सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हेट पॉलिटिक्स जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं कि उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रेसिडेंट बन के ये हेट पॉलिटिक्स को ख़त्म करूं। तो अगर सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम आते हैं टैक्स ऑन वेल्दी पीपल, तो वो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ाक का खेज़ है कि उन्होंने कहा कि मैं टैक्स लगाऊंगी बिकॉज इससे पहले इन्हीं की गवर्नमेंट, जो बाइडन की गवर्नमेंट जो थी, वो टैक्स नहीं लगा पाई वेल्दी लोगों पर और यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम था, जिसकी वजह से जो लोग वल्नरेबल सेगमेंट था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इनकी जो सेकंड पॉइंट है कि वो बॉर्डर ओपन कर देंगी, तो इसको भी जो अमेरिकन में कंजर्वेटिव एक पूरा सेगमेंट है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। बिकॉज जब भी इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो लो वेजेस पे भी काम करने के लिए विलिंग होते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो अबॉर्शन के राइट को सपोर्ट करती हैं। अबॉर्शन के राइट की वजह से सोसाइटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती जा रही है। जाहिर है उनका एक पूरा पॉपुलेशन का सिस्टम जो है इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। तो अगेन कंजर्वेटिव जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि अबॉर्शन राइट वुमेन को देना चाहिए, रादर वो कहते हैं कि ले लेना चाहिए। और इसके बाद हेट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, हेट पॉलिटिक्स का जो सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो इसको भी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई। बिकॉज अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न डेमोक्रेट्स का इलेक्शन ना जीतने की ये भी वजह है कि वहाँ पे जो स्विंग स्टेट है मिशिगन, उन्होंने कमला हैरिस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और वहाँ पे मिशिगन में जो 200,000 मुस्लिम्स रहते हैं, डायस्पोरा वहाँ का, उन्होंने लास्ट टाइम 2020 में जो बाइडन को इसलिए इलेक्ट किया था कि वो इसराइल की और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे। जबकि हमने ये देखा पिछले 4 साल की उनकी गवर्नेंस में कि उन्होंने इस
वॉर को एंड तो नहीं किया, बल्कि फर्दर फ्लेयर अप किया और बहुत ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट किया। तो इस बार जब कैमला हैरिस वहाँ पे डेमोक्रेसी कैंडिडेट बनने गई तो लोगों को वो सारी चीज़ें याद थी और उन्होंने ये स्लोगन्स भी कहा, इन नवंबर वी विल रिमेंबर। तो उन्होंने ये चीज़ करके भी दिखाई और मिशिगन में जो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वोट्स नहीं मिल पाए और उनको ये स्टेट नहीं जीत पाई, और उनका जो ये एंटी मुस्लिम स्टांस जो था जो बाइडन का, वो महंगा पड़ गया कैमला हैरिस को, जिसकी वजह से मिशिगन इनके हाथ से चला गया। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं जो इलेक्शन जीत चुके हैं, तो वो क्यों जीत चुके हैं? तो सबसे पहले फैक्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अनकन्वेंशनल लीडर है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की उनको सपोर्ट नहीं करती, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और सेकंड जो रीज़न है वो मेरे ख्याल में एंटी वॉर स्टांस इनका है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ वॉर्स जो थी उन्होंने ख़त्म की, जिसमें हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान की वॉर, जो अनएंडिंग वॉर यूनाइटेड स्टेट के लिए बनती जा रही थी, वो इन्होंने ख़त्म की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने यूएस की प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे मेडिएशन को भी ऑफर किया कि मैं विलिंग हूँ मेडिएट करने के लिए अगर दोनों कंट्रीज चाहती हैं। लेकिन मेडिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ या दोनों पार्टीज़ जो है वो विलिंग होनी चाहिए कि यस हम हमारे दरमियान अब जो है वो मेडिएशन करवाने। लेकिन इंडिया को हमने देखा कि वो विलिंग नहीं था, जिसकी वजह से ट्रंप जो थे वो नहीं करवा पाए मेडिएशन। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने ईरान के वीज़ाविज़ बहुत ही ज़्यादा एक उनका पीसफुल स्टांस था। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से उन्होंने खुद को अलहदा किया, अमेरिका को अलहदा किया, लेकिन ओवरऑल उनका स्टांस बहुत ज़्यादा पीसफुल था। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पीसफुल स्टांस रखा नॉर्थ कोरिया की तरफ भी, और उन्होंने विलिंगनेस अपनी शो की कि मैं नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन को बनाना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ लोग पहले से देख चुके थे। इसके बाद उनका स्लोगन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैची है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यही चीज़ रेजोनेट करती है उनके बेस से भी, और लोग अमेरिका को दोबारा से उसी तरह ग्लोबल हेजीमॉन देखना चाहते हैं। और ग्लोबल हेजीमॉन बनने के लिए सबसे पहले अमेरिका को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस करना होगा और अपनी इकोनॉमी को भी दोबारा से रिवाइव करना होगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ फैक्टर को समझें तो फोर्थ फैक्टर हमारे पास ये है कि 22 मिलियन यंग वोटर्स जो अमेरिका में है, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इंश्योरिटी दी कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं दोबारा से अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमी जो अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है उसको दोबारा से रिवाइव करूँ और आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करूँ। उसके बाद फिफ्थ फैक्टर जो है वो है नेटो की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिज्म है, नेगेटिविटी है। वो ये नहीं चाहते कि अब फर्दर हम नेटो के मेंबर रहें, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो ये नहीं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि एक मिडल ईस्ट का नेटो अलग होना चाहिए, एशियन नेटो होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। रादर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये भी बात कही है कि वो दोबारा से नेटो को रिव्यू करेंगे इसके पूरे, बिकॉज $700 मिलियन यूनाइटेड स्टेट को हर साल पे करना पड़ता है नेटो में मेंबरशिप को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए। और इसके बाद लास्ट में अगर हम इसकी नेगेटिव पॉइंट्स को देखें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका ये एक पॉइंट जो है कि वहाँ पे इसराइल की जो लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं तो उन्होंने टैक्स कट्स की सबसे पहले टैक्स कट की बात की, और टैक्स कट का उनका मतलब था कि वो लोअर टैक्स ले आएंगे और जितने भी वेल्दी लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो वल्नरेबल सेगमेंट है उन पे टैक्स को कम कर देंगे। जो लोगों को बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया, बहुत ज़्यादा उनको ये कैची लगा और उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। सेकेंड चीज़ उन्होंने कहा कि उनकी जो भी कैबिनेट है उसको वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रखेंगे, स्मॉल गवर्नमेंट उनकी होगी और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होगी। इनकी कैबिनेट बहुत ज़्यादा लेविश खर्चे नहीं करेंगी और उनकी कॉस्ट कटिंग वो करेंगे। उन्होंने डिपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा बात की। उनका ये मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रहते हैं वो उनको फौरन से डिपोर्ट कर देंगे, किक आउट कर देंगे अमेरिका से। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है, बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो बहुत लो वेजेस पे भी काम करने के लिए विलिंग हो जाते हैं। तो
उन्होंने कहा कि वो जैसे इलेक्ट होते हैं और 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रहते हैं उनको फ़ौरन ही डिपोर्ट कर देंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टांस लिया एबॉर्शन पे। उनका ये मानना है कि वो बिल्कुल भी एबॉर्शन को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, और अगर उनको जैसे ही दोबारा प्रेसिडेंसी में वो आते हैं तो वो वुमेन के लिए इलीगल करार देंगे एबॉर्शन के राइट को, और जिसकी वजह से उनको सपोर्ट किया गया बिकॉज कंजर्वेटिव इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बिकॉज एबॉर्शन की वजह से, एबॉर्शन राइट की वजह से अमेरिका की जो सोसाइटी है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती जा रही है। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस थी कि कमला हैरिस जो डोनाल्ड ट्रंप की अपोनेंट थी वो क्यों इलेक्शन नहीं जीत पाई, और अब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन क्यों जीत पाए। उनकी कौन सी ऐसी इलेक्शन कैंपेन में बातें थी जो लोगों को रेजोनेट किया, जो लोगों को अच्छी लगी और उन्होंने उनको वोट किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रंप इसलिए भी इलेक्शन जीत गए बिकॉज इनको इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स के और अमेरिकन बिलियनर है वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, और उनकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैला रही थी कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स के बारे में। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना बिकॉज जिनको इलॉन मस्क सपोर्ट, अगर इलॉन मस्क जैसे आदमी जिनको सपोर्ट करेंगे तो वो जाहिर है उनको इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा एज होगा। बिकॉज आजकल का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे जो भी फेक न्यूज़ होगी या रियल न्यूज़ होगी वो फ़ौरन वायरल हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। तो इलॉन मस्क ने उनको भी सपोर्ट किया। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ शेयर